वंदे मातरम। मित्रों, हम लाइव आए थे लेकिन लाइव में इंटरनेट की वजह से काफी इंटरप्शन आया, इसलिए आज इस वीडियो के जरिए आपसे हम रूबरू हो रहे हैं। हमारे प्राकृतिक अधिकार और फंडामेंटल राइट किसी भी कीमत पर नहीं झुकाए जा सकते। ह्यूमन राइट चार्टर यही कहता है, अभिव्यक्ति की आजादी हर एक को है। चार स्तंभ हैं, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका और मीडिया। इन चारों के काम अलग अलग हैं। कानून से ऊपर कोई नहीं है, संविधान से ऊपर कोई नहीं है, लेकिन कानून का दुरुपयोग या किसी भी हालत में बर्दाश्त भी नहीं किया जाना चाहिए। आपको याद होगा, अन्वय नाइक होते हैं, इंटीरियर डिजाइनिंग का काम करते हैं। उन्होंने 3 लोगों की कंपनीज में काम किया। अन्वय नाइक का जो सुसाइड नोट है, आप देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है। सुसाइड नोट में सिर्फ इतना कहा गया है, हम आत्महत्या कर रहे हैं, जिसके लिए रिस्पॉन्सिबल वो हैं। हमारा बकाया है इन 3 लोगों पर। एफआईआर दर्ज होती है रायगढ़ थाने में सन 2018 में। अप्रैल 2019 में इस एफआईआर में क्लोजर रिपोर्ट लग जाती है कि जो नामजद किए गए हैं उनके विरुद्ध कोई भी साक्ष्य उपलब्ध नहीं हुए। इसके बाद अन्वय नाइक की बेटी अनन्या नाइक मिलती हैं अनिल देशमुख, जो गृह मंत्री हैं महाराष्ट्र सरकार के। ये ट्वीट है अनिल देशमुख, जो गृह मंत्री हैं महाराष्ट्र सरकार के, जिसमें उन्होंने ये स्वीकार किया है कि अनन्या नाइक मुझसे मिली और शिकायत किया कि जो नॉन ड्यूज का पेमेंट का मामला था उसको पुलिस ने इन्वेस्टिगेट नहीं किया है। हमने री इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर किया है। जब माननीय उच्चतम न्यायालय री इन्वेस्टिगेशन को इलीगल करार दे चुकी है, तो कहां से उनको यह अधिकार मिल गया कि वो री इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर कर सकते हैं? और अगर वो ऑर्डर कर सकते हैं तो फिर विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, इसमें फिर अंतर क्या रह गया? क्या जरूरत कोर्ट की है? क्या न्यायालय के सारे अधिकार गृह मंत्री के पास चले गए हैं? महाराष्ट्र सरकार को न तो संविधान में विश्वास है और न ही आस्था है, न ही कानून को मानने वाले हैं, अन्यथा इस तरह का आदेश नहीं देते। सुप्रीम कोर्ट ने कई मामलों में यह कहा हुआ है कि अगर विदाउट जुरिडिक्शन कोई भी ऑर्डर पास किया जाता है तो जो उसका एग्जीक्यूटिव जो पालन करने वाला है वह उसको मानने से इनकार कर सकता है, क्योंकि वो आदेश शून्य होता है। जिसने उस आदेश को माना, किन परिस्थितियों में माना, आप सोच सकते हैं। निश्चित रूप से राजनीतिक दबाव रहा होगा, प्रतिशोध की भावना रही होगी, या धमकी रही होगी, या फिर मिलीभगत, कोई अन्य कारण, भ्रष्टाचार भी हो सकता है। सुसाइड नोट आप देख रहे हैं। 306 के अपराध के लिए 3 शर्तें बहुत जरूरी हैं। ऐसा माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं उन्हीं का आधार लेते हुए माननीय उच्च न्यायालय मुंबई की नागपुर बेंच ने माननीय न्यायमूर्ति पीएन देशमुख, माननीय न्यायमूर्ति पुष्पा वी गनेडीवाला की डिवीजन बेंच ने सुनील भुवनेश्वर यादव बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के केस में निर्णय करते हुए 306 की एफआईआर पेश कर दिया था। वो 3 शर्तें क्या हैं? द अबेटमेंट मे बी बाय इंस्टिगेशन, कॉन्स्पिरेसी और इंस्टिगेशन। इन तीनों का अर्णव के केस में कोई कनेक्शन नहीं है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने सन 2002 में संजय सिंह बनाम मध्य प्रदेश सरकार के मामले में निर्णय देते हुए यह स्पष्ट रूप से कहा था कि 306 का अपराध बनने के लिए यह आवश्यक है कि डायरेक्ट कनेक्शन हो, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन हो। अर्णव के मामले में ऐसा कहीं भी प्रकाश में नहीं आ रहा है। जब कोई क्लोजर रिपोर्ट लग जाती है तो उसके बाद नया साक्षी कोई होता है, तभी ओपनिंग हो सकती है। इस मामले में कोई नए साक्ष्य आए क्या? ये दोनों बेटियां जो देशमुख के सामने गई मिलने के लिए, उस आईओ से नहीं मिली क्या? इनका बयान नहीं हुआ क्या? मुझे लगता है जिस दिन से अर्णव ने सच्चाई के लिए संघर्ष करना शुरू कर दिया, पालघर का मामला उठाना शुरू कर दिया, सुशांत सिंह का केस उठाना शुरू कर दिया, उसी दिन से महाराष्ट्र सरकार को लगा कि अब तो आदित्य ठाकरे भी फंस रहे हैं। जब उन्होंने एंटोनियो माइनो कहा था तब यह तय हो गया था कि महाराष्ट्र सरकार इनको बख्शेगी नहीं। बात जेल जाने की नहीं है। भारत आजाद हुआ था, बहुत सारे लोग जेल गए हैं, और सच्चाई के लिए जेल जाना पड़े तो एक बार नहीं, हजारों बार जेल जाने के तैयार रहना चाहिए व्यक्ति को। संविधान की रक्षा के लिए बिल्कुल आगे रहना चाहिए। यह 83 लाख का केस जो बता रहे हैं, सिर्फ अर्णव के खिलाफ ही शिकायत क्यों किया देशमुख से? जो और 2 लोग थे उनके खिलाफ अन्वय की बेटी ने शिकायत में नाम क्यों नहीं लिया? यहां यह झलक आती है कि जैसा उनको पॉलिटिकल ने प्रतिशोध लेने के लिए बताया वैसा ही उन्होंने किया, जो स्वयं में स्पष्ट करता है कि प्रतिशोध की भावना से उनको बुला करके
रॉन्ग ग्राउंड्स पर इस ढंग से विवेचना शुरू कराई गई। जो लेन देन की प्रकृति का विवाद है, कंटेक्चुअल है, इसके लिए क्रिमिनल ऑफेंस कहां बन रहा है? मोर ओवर रिकवरी का सूट आ सकता था अगर इस तरह से कानून का उल्लंघन करते हुए अभिव्यक्ति की आजादी को रौंदा जाता है तो निश्चित रूप से यह न केवल दुर्भाग्यपूर्ण है बल्कि महाराष्ट्र ही नहीं संपूर्ण भारत के लिए चिंता का विषय है। मैं सिर्फ यहां पर यह सवाल उठा रहा हूं, क्या सीआरपीसी कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर है महाराष्ट्र सरकार? क्या कानून का पालन नहीं होगा? अर्णव के केस में परिस्थितियां स्वयं बोल रही हैं कि यह राइट टू एक्सप्रेशन को रोकने के लिए, अपने फायदे के लिए, अर्णव को धमकाने के लिए ये सारे षड्यंत्र और कुचक रचे जा रहे हैं। और पद के दुरुपयोग के आधार पर या पद का दुरुपयोग करके यदि कोई कुकृत्य करता है तो वह स्वयं में भी अपराध होता है। इस बात को वर्तमान सरकार को महाराष्ट्र के अपने दिमाग में बैठा लेना चाहिए। बात सिर्फ महाराष्ट्र पुलिस की नहीं है, पुलिस कहीं की भी हो, नेता कहीं के भी हो, अगर वे कानून का उल्लंघन करते हुए, संविधान को धता बताते हुए गुंडागर्दी पे उतर आए तो आम जनमानस को इसके लिए अपनी आवाज बुलंद करनी ही चाहिए, विधि के दायरे में रहते हुए। हमने ये बहुत झेला है। आज सत्ता में बैठे हुए लोग कल किसी और दल में थे। ये सुनिए, सेना की हम बात करते ना, उसके ही लोग थे। मुझे भी तंग करने की लगातार पुलिस को सबको फोन करते रहे, नहीं दबा। संघर्ष तब भी किया, मैंने कहा नहीं, आज भी संघर्ष कर रहा हूं और करूंगा, मरते दम तक करूंगा, लेकिन असत्य के सामने नहीं झुका हूं, नहीं झुकूंगा। आपसे भी निवेदन करता हूं, आप भी आइए, राम राज्य की स्थापना में अपना योगदान दीजिए, लोकतंत्र को बचाइए, संविधान को बचाइए, अपने अस्तित्व को बचाइए, अपने परिवार को बचाइए, अपने वजूद को बचाइए। वरना यह दिन औरंगजेबी शासन इस तरह से आप पर भी आने वाला है। यह दिन किसी पर भी आ सकता है। हमको, आपको भी ऐसे ही किसी नेता के इशारे पर घर से उठा लिया जाएगा, बच्चों को मारा जाएगा, पत्नी को पीटा जाएगा। अभी तो उसके साथ हो रहा है, हमसे क्या मतलब है? और तब तक लास्ट में जब उसका नंबर आ जाएगा कोई नहीं होगा साथ। इसलिए आज से ही जागना शुरू करने की जरूरत है, चेतने की जरूरत है। जय हिंद।